मैं अभिषेक पांडे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने इस YouTube ऑफिशियल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल के वीडियो में लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। शुरुआत में उन्हीं क्वेश्चंस को हल करते हुए करूँगा। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो फोकस दूरी समतल दर्पण की होती है, आपका आंसर होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। अब ये ऐसा क्यों होता है? देखो, नाम से स्पष्ट है। सम आप सब लोग एक तरीका जानते होंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या अगर आपको पता है उसका बटे 2 कर दीजिएगा तो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी आपको पता लग जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या होती क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठीय भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब चूंकि दर्पण, समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण होता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब समतल होता है, इसका प्रत्येक तल समान होता है, एक समान हाइट पर होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी तो आप कोई ऐसा पॉइंट बता ही नहीं सकते। त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी भी वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? उसके केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी ही उसकी त्रिज्या कहलाती है। अब आप मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर आप इसको इस समतल दर्पण की त्रिज्या बोलना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग अलग होगी। यानी कहने का क्या मतलब है कि इसकी वक्रता त्रिज्या हम नहीं बता सकते कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। इसलिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अनंत होगी। और अगर वक्रता त्रिज्या इसकी अनंत होगी तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी होगी? अनंत। चूँकि हम सभी को रिलेशन पता है F=R/2। ठीक है। तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ना पता चलने के कारण इसकी फोकस दूरी को हम नहीं बता सकते। इसलिए हम कह देते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। दूसरी चीज, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। ये भी कई बार पूछा गया है, या इसको दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में समानता। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में समानता। उत्तल दर्पण में क्या समानताएं होती हैं? कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है। अभी आप उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आप चीज़ जान लीजिए एक चीज़ कि समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के द्वारा ही प्रतिबिंब सदैव बनता है आभासी और सीधा। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब भी आभासी होता है और सीधा होता है, तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा होता है? आभासी और सीधा। इसी कारण से ये समानताएं होती हैं समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, या समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ये विशेषता होती है कि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। अगला, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का आकार। तो याद रखना, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी हम वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार भी होगा। और चौथा प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण से ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होता है, कोई वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होता है, जितनी दूरी पर स्थित होता है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रिलेटेड समतल दर्पण से रहीं। अब मैं आज के टॉपिक पर आता हूँ। आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने की बात करें तो इसकी दो स्थितियाँ होती हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट,
स्थिति नंबर फर्स्ट होती है वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये मैंने बना दिया एक उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में आप सब लोग जानते हो कि जो पॉलिश की जाती है वो दबे हुए तल पर की जाती है। यहाँ देख रहे हैं मैंने दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया, ठीक है। और परावर्तक तल कौन सा होता है, उभरा हुआ तल। ये इसकी मैंने प्रिंसिपल लाइन खींच दी, ये प्रिंसिपल लाइन, तो ये क्या होगा, पी यानी कि ध्रुव। इसका मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र किधर की ओर होगा, तो वक्रता केंद्र आप सबको पता है गोला ऐसे रहा होगा, तो वक्रता केंद्र दाईं ओर स्थित होता है इसका। यहाँ पर मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र यानी कि सी स्थित है। इसकी फोकस दूरी, फोकस कहाँ स्थित होगा, फोकस दूरी इसकी कितनी होगी, आंसर है इन दोनों के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में, कि क्या होता है, दर्पण का फोकस होता है, तो इसका यहाँ फोकस हो जाएगा, ठीक। याद रखना, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाते हैं उस वस्तु को हमेशा हम दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। तो अब आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ मैंने कोई अनंत पर, मैंने वस्तु को कहाँ पर रखा है, अनंत पर। आप सपोज कर लीजिए अनंत से ये किरणें आ रही हैं, अनंत से किरणें आ रही हैं और ये कैसी चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। एक दूसरी किरण यहाँ भी आप सपोज कर लीजिए, ये अनंत से आ रही है, कैसी चलकर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये वाला तल इसका परावर्तन कर देगा। और सपोज करो कि ये परावर्तित होकर इस दिशा में चली जाती हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। अब अगर इन परावर्तित किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इन परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सामने की ओर ये कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, काट सकती हैं तो सिर्फ पीछे की ओर। तो मैं अगर इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती हुई हमको प्रतीत होती हैं। इसका मतलब उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की बात करी जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति की बात करी जाए, तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो जब वस्तु अनंत पर है तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आंसर है जहाँ परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं अथवा काटती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक। आकार की बात कर लें तो आप आकार देख रहे हैं बिंदु के आकार का है या बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का या बहुत छोटा आप बोल सकते हो, या बहुत छोटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी प्रकृति की तो आप देख सकते हैं किरणों को मैंने पीछे की ओर तक बढ़ाया है, यानी कहने का मतलब ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा प्रतिबिंब भाई, आभासी। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और आभासी अगर कोई प्रतिबिंब होता है तो आपको हमेशा याद रखना है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। तो याद रखना आप एक पॉइंट कि दर्पण कोई भी हो, अगर प्रकृति आभासी है तो वो प्रतिबिंब कैसा होना है, सीधा ही होना है, ठीक। अब दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग दूसरी स्थिति पढ़ लेते हैं। स्थिति नंबर 2। अब आप सोच सकते हो इसमें कितनी स्थितियां बन सकती हैं। उसमें आपने देखा इधर ही फोकस था, इधर ही वक्रता केंद्र था, तो कई स्थितियां बन सकती थी अवतल दर्पण में। जैसे आपने पहली स्थिति देखी थी अनंत पर, फिर आपने देखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर आपने देखा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर आपने देखा था फोकस और ध्रुव के बीच में। अब आप यहाँ देख रहे हो बाईं ओर ही हमको वस्तु रखना है, और बाईं ओर सिर्फ एक स्थिति अनंत वाली बनी, तो दूसरी कौन सी बन सकती है, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो स्थिति नंबर 2, वस्तु कहाँ है, अनंत व ध्रुव के बीच में, अनंत व ध्रुव के बीच, ठीक है। तो अब की बार हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है। अब आपको देखना है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। उसके लिए हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले फिर से एक बनाएंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बना दिया है उत्तल दर्पण, इसके दबे हुए तल पर मैंने पॉलिश कर दी। इसी से पता लगेगा कि ये कौन सा दर्पण है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और फिर मैंने इसकी ये प्रिंसिपल लाइन खींच दी, यहाँ पर इसका ध्रुव होगा, इधर यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा। अब आप सपोज कर लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, ये कोई वस्तु है, इसका मैंने नाम रख दिया AB। ये देखिए वह अनंत और ध्रुव के बीच में रखी गई है। एक किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के अगर ये किरण समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये किरण ऐसे परावर्तित हो जाती है, पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये हमको फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक। अब आप सपोज करिए कि एक दूसरी किरण है,
जो इसके ये यहाँ इस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, और इसको मैं आगे की ओर बढ़ाऊँ तो ये इसके फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पर जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस पर। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो ये दूसरी किरण है, इसको मैं आगे की ओर बढ़ाऊँ तो ये इसके वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। और आप सभी को पता है वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये किरण यहाँ पर पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। इसी फिगर को मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ, आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए, नहीं तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि फिगर कैसे बनाएं। ये आपका दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर हमने वस्तु रखा हुआ है ए बी। एक किरण हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर इसका क्या है? वक्रता केंद्र है। एक दूसरी किरण है जो मैं अगर आगे की ओर बढ़ाऊँ तो मुझे दिखेगा कि ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। अब आपने देखा ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ काटी? यहाँ पर काटी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ पर बन गया। इसका मैंने नाम रख दिया ए डैश बी डैश। ठीक, अब आप देख सकते हो ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी स्थिति कहाँ है? तो आपने देखा इसकी स्थिति है ध्रुव और फोकस के बीच में। ध्रुव व फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच। प्रकृति की बात कर लें तो आप बोल सकते हो प्रकृति कैसी है? कैसा आपको दिख रहा है? इसकी प्रकृति कैसी है? आभासी है, क्योंकि किरणें आपस में एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाने के बाद काट रही हैं। तो प्रकृति इसकी कैसी हो गई? आभासी। और बात कर लें और कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, और कैसा होगा? तो आप कह सकते हो आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा आप फिगर देख के बता सकते हो। अब इन जनरल अगर मैं बात करूं आप सारणी के तौर पे कैसे बताएंगे, तो आपने ये एक सारणी बना ली उत्तल दर्पण में। ये आपने दिखा दिया यहाँ पर दिखा दिया वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। यहाँ पर आपने दिखा दिया प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी सारणी में, प्रतिबिंब की स्थिति। ये आपने तीसरी सारणी यहाँ पर बना ली, और तीसरी सारणी में आपने दिखा दिया प्रतिबिंब का आकार या फिर प्रकृति। और एक चौथी सारणी हमने यहाँ बना ली आकार की। आप देख रहे हैं इसमें कितनी स्थितियाँ बन रही हैं। वस्तु दो स्थितियों में रखा जा रहा है, एक तो अनंत पर और दूसरा कहाँ पर? दूसरा आपको रखा जा रहा है। ये दो स्थितियाँ बन रही हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट की बात कर लें, वस्तु कहाँ पर रखी गई? वस्तु अनंत पर रखी गई। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर बना। प्रकृति कैसा था? आभासी था और सीधा था। और आकार कैसा है? आकार बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का है, बिंदु के आकार का। ठीक है, और दूसरी स्थिति आपने पढ़ी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, अनंत व ध्रुव के बीच में हो, बीच में हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया आपका? प्रतिबिंब बना फोकस व ध्रुव के बीच में, फोकस व ध्रुव के बीच में, बीच में। और कैसा बना? आभासी सीधा बना। और कैसा बना? वस्तु से छोटा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये दो कॉमन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। पीछे हमने आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में समानता में। तो हमने बताया था कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आप यहाँ देख रहे हैं उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा है? आभासी और सीधा। तो यही समानता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कि इनके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव बनता है आपका आभासी और सीधा। ये सारी चीज़ें आप बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ साइन कन्वेंशन। आप चिन्ह परिपाटी कैसे लेते हैं? देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। चिन्ह परिपाटी का नियम, का नियम।
आज की टॉपिक यहीं इस परिपाटी को बता के मैं ओवर करूँगा और अगले दिन हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल समझने की कोशिश करिए चिन्ह परिपाटी का नियम। तो आप याद रखना कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, कोई भी दर्पण होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण होगा चाहे वो अवतल दर्पण होगा, कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली चीज़, दर्पण के बाईं ओर की दूरी, बाईं ओर की दूरी अर्थात अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। पहला नियम आपको समझ में आया, दर्पण की बाईं ओर की दूरी अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में ली गई दूरी हम कैसे लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। दूसरा, दर्पण के दाईं ओर की दूरी, दर्पण के दाईं ओर की दूरी अर्थात आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक ली जाती है। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत ऊपर की ओर ली गई दूरी धनात्मक, कैसी? धनात्मक, तथा नीचे की ओर ली गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये 3 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। इसकी सहायता से आप सारी चीज़ों को आसानी से बता ले जाओगे। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत का मतलब होता है मुख्य अक्ष पर बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत रखते हैं। ये 4 चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर ले जाओगे और कभी भी आपको चिन्ह परिपाटी का खेल समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको इसको फिगर की सहायता से बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं एक दर्पण है। इसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? आंसर है कोई भी दर्पण बोल सकते हैं। कब तक? जब तक इस पर पॉलिश ना किया जाए। चलो, मैंने पॉलिश इसके बाहरी सतह पर कर दिया, उभरी हुई सतह पर कर दिया। अब ये कौन सा दर्पण बन गया? आंसर है अवतल दर्पण बन गया। तो ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है। ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का P है यानी कि ध्रुव है, ये F है यानी कि फोकस है, और यहाँ पर इसका C है यानी कि वक्रता केंद्र है। ठीक है। और मैं इधर एक दर्पण बनाने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिए। ये दूसरा दर्पण है, पॉलिश मैंने दबी हुई सतह पर कर दिया, तो कौन सा दर्पण बन गया? आंसर है उत्तल दर्पण बन गया। उत्तल दर्पण, याद रखना, पॉलिश जिस सतह पर करी जाती है उसके ठीक विपरीत वाली जो सतह होती है, यानी अपोजिट वाली सतह जो होती है, वो कैसी बन जाती है? परावर्तक बन जाती है। तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन आप सभी को पता है कहाँ से होता है? उभरे हुई सतह से, और अवतल दर्पण में दबी हुई सतह से। तो ये इधर इसका ध्रुव हो गया P, और इसका फोकस इधर हो गया F, और इधर इसका वक्रता केंद्र हो गया C। आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैंने आपको क्या बताया? आप अगर यहाँ ध्रुव से नापते हैं दूरी, 5वीं चीज़ याद रखना, 5वीं, दूरी हमेशा
दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से ली जाती है? दर्पण के ध्रुव से ली जाती है, ली जाती है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं ध्रुव से इधर की दूरी नापूंगा तो इधर की दूरी मैं कैसी लूँगा? बाईं ओर है ना, दर्पण के बाईं ओर है, तो मैं कैसी लूँगा? ऋणात्मक। कैसे लूँगा? ऋणात्मक। ध्रुव से मैं, और यहाँ भी देखिए इधर ध्रुव है, ये बाईं ओर लेंगे, बाईं ओर की दूरी कैसी लेंगे? ऋणात्मक। दोनों दर्पण में सेम चीज़ें, ठीक। दाईं ओर की दूरी, दर्पण ये है, दर्पण के दाहिनी ओर बात करें ये है, तो ये दूरी कैसी लेंगे? धनात्मक। यहाँ भी ये वाली दूरी कैसे लेंगे? धनात्मक। अभी मैंने आपको बताया ऊपर की दूरी आप ले रहे हैं, ऊपर की दूरी, ऊपर की ओर दूरी कैसे लेंगे? पॉजिटिव। नीचे की दूरी ले रहे हैं तो कैसे लेंगे? निगेटिव। यहाँ भी ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी निगेटिव। अब आप मुझे कुछ चीज़ बताइए। अब मैं वन लाइनर्स क्वेश्चन आपसे करने वाला हूँ। सब चीज़ें आपको पता है। P से F की दूरी यानी कि ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। समझ रहे हैं? यहाँ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए। फोकस दूरी को हम लोग, ये मैं इधर बता दे रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पी एफ को क्या बोला करेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी, पी एफ को हम लोग क्या बोला करेंगे? फोकस दूरी। और लिखेंगे इसको स्मॉल एफ से। किससे लिखेंगे भैया? स्मॉल एफ से। पी एफ माने क्या बोला करेंगे? पी एफ माने हम लोग बोला करेंगे फोकस दूरी, और लिखेंगे किससे? स्मॉल एफ से। ध्रुव से पी का मतलब ध्रुव, पोल, और एफ का मतलब फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, स्मॉल एफ से लिखा करेंगे। पी सी, पी माने ध्रुव, सी माने सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। कहीं लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, कहीं स्मॉल आर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर स्मॉल आर से इसको लिखा करेंगे, कोई समस्या नहीं, आप स्मॉल आर कहिए, ठीक। यहाँ मैं एक चीज़ और बात कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी पॉइंट ए पर वस्तु रखा गया, यहाँ पर आप आ जाइए फिगर में, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है? बाईं ओर, याद रखना, यहाँ पर वस्तु रखी गई है। तो ये पी ए क्या होगी? पी ए हो जाएगा आपकी वस्तु की दूरी। आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर मैंने ए ओ पॉइंट बना है, और वस्तु की दूरी को हम लोग हमेशा यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? यू से। मान लीजिए यहाँ पर या इधर कहीं पर बी पॉइंट पर प्रतिबिंब बन रहा है। बी पॉइंट पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। तो पी बी यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब जिस पॉइंट पर बन रहा है वहाँ की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोला करेंगे। किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। और इसको क्या किससे लिखा करेंगे? आंसर है भी से। तो आप याद रखना, वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को भी से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से। और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। इतनी चीज़ें सबको क्लियर हैं? अब आ जाइए, अभी मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर आप दीजिए। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी रहेगी? कोई भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा, दोनों दर्पण, कोई भी दर्पण होगा, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु हमेशा किधर रखनी है? बाईं ओर। तो वस्तु की दूरी कैसी होगी? हमेशा ऋणात्मक। याद रखना, वस्तु की दूरी हम हमेशा कैसे लेंगे? ऋणात्मक। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी दर्पण होगा हमेशा निगेटिव ही लिया जाएगा। आपका कोई भी दर्पण हो, फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा कैसा लेंगे? निगेटिव, हमेशा निगेटिव, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है तो कैसा लेंगे? निगेटिव। दाहिनी ओर बन रहा है तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। याद रखना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण की, यहाँ देखिएगा, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे लेंगे? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव या निगेटिव बताइए। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण का फोकस इधर की ओर है, बाईं ओर की है, और ध्रुव से बाईं ओर चलेंगे तो दूरी कैसी लेंगे? ऋणात्मक। तो याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बहुत पूछा जाता है, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? कैसी होती है वक्रता त्रिज्या? आप देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, यानी इधर की ओर चलेंगे तो इधर की ओर चलेंगे तो कैसे लेंगे? ऋणात्मक। ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उत्तल दर्पण की बात कर लें, उत्तल दर्पण
चलिए ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी। आप देखिए ध्रुव से किधर की ओर चल रहे हैं, दाहिनी ओर चल रहे हैं बाईं ओर। ध्रुव से फोकस की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। इसका फोकस दाहिनी ओर स्थित होता है और दाहिनी ओर की दूरी यानी इधर अगर हम चल रहे हैं तो दूरी कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। ठीक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसे लेंगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसे लेंगे, आंसर है ये भी आप देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक चलेंगे तो हम किस दिशा में चलेंगे, इधर की दिशा में, दाहिनी ओर चलेंगे तो दाहिनी ओर की दूरी कैसी ली जाती है, धनात्मक। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यही है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।